चलिए बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की सियासत की, जहां देहरादून में जल्द ही उत्तराखंड भाजपा की नई टीम का ऐलान हो सकता है। कल दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संगठन को लेकर चर्चा हुई है, गहन चर्चा हुई है। जल्द ही उत्तराखंड भाजपा के संगठन में बदलाव होगा। बिल्कुल, महामंथन के बाद आज दून वापस लौटेंगे सीएम धामी और बाकी नेता भी, और सीएम धामी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी वापस लौटेंगे। और वादा ये जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व में बदलाव पर मोहर लगा दी है और अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ऐलान करना है। खबर ये भी है कि उत्तराखंड भाजपा संगठन में 3 महामंत्री और उपाध्यक्ष के पद पर तैनाती संभव है। साथ ही जिला अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। खबर ये भी है कि नई टीम में युवा और नए चेहरों को तरजीह दी गई है। तो जैसे कि संकेत दे दिए गए थे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि इस बार संगठन में जो युवा हैं उन्हें ज्यादा मौका मिलेगा, और माना ये भी जा रहा है कि जो नई टीम बनेगी उसमें युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। नई टीम का जो महामंथन है वो हो चुका है और अब बस इंतजार है ऐलान का। बिल्कुल, और 3 मंत्री पद भी खाली हैं, इसे लेकर के अभी कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन हाँ, संगठन के स्तर पर कई नाम सामने आ सकते हैं। कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर 2 घंटे मंथन मीटिंग का दौर चला और ऐसे में माना जा रहा है कि नई तस्वीर संगठन की उत्तराखंड में सामने आ जाएगी। और देखिए, 2024 की चुनौतियों को पार पाने के लिए बहुत जल्दी से और तेजी से काम चल रहा है। संगठन को मजबूत करने का, पहाड़ के दुरूह क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संगठन के इन तमाम पदाधिकारियों को, नए सैनिकों को पहुंचने के लिए वक्त चाहिए। और देखिए, वक्त पर ये सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है ऐलान का। 3 मंत्री पद भी खाली हैं, उसे लेकर के हालांकि कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, उसे भरा जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन संगठन के स्तर पर बदलाव पक्का है और बहुत जल्द ऐलान होना है। तस्वीर साफ हो जाएगी कि संगठन को मजबूती देने वाले किन कंधों को जिम्मेदारी दी गई है, किन का नाम सामने आ गया है, और बहुत जल्दी वो नाम सामने आ जाएगा। सीएम धामी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मंथन का दौर चला, लेवल वाइज मीटिंग चली और फाइनल मीटिंग रही राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर। 2 घंटे ये चली है और यहीं से अब नई तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बाकी है तो सिर्फ घोषणा, मंथन समाप्त। बाकी डिटेल्स के लिए ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजित, क्या लग रहा है, 3 मंत्री पद को लेकर भी चर्चा हुई है या सिर्फ संगठन की बात हुई है? तो देखिए, संभावना ये है क्योंकि नए अध्यक्ष बने हैं तो भी संगठन और दायित्वधारियों पर चर्चा हुई है। तो ऐसा इनपुट वहां से मिल रहा है कि मंत्रियों के एक्सटेंशन पर, मंत्री की जो 3 कैबिनेट बर्थ जो खाली पड़ी है उनको बाद में उन पर विचार किया जाएगा। तो ऐसा वहां से इनपुट मिल रहा है। इन 2 चीजों पर चर्चा हुई है, उनमें संगठन में बदलाव और जो दर्जाधारी मंत्री होते हैं जिन्हें निगम, बोर्ड और प्राधिकरण या किसी भी तरह की ऐसी सरकारी संस्था का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया जाता है, उनको लेकर के चर्चा। अच्छा, और संगठन में अगर फेरबदल की मैं बात करता हूँ तो संगठन में फेरबदल, चूंकि नए अध्यक्ष आए हैं, उन्हें अपनी नई टीम खड़ी करनी है। और तो इसलिए जो 3 महामंत्री हैं, तीनों महामंत्रियों को बदला जा रहा है। उनकी जगह टिहरी, कुमाऊं और एक तराई बेल्ट का कोई नेता महामंत्री बनने के लिए आएगा। 3 नए महामंत्री बने जाएंगे। ठीक है। जो जितने भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनको भी बदला जाना है। कुछ जिलों के अध्यक्ष भी बदले जाने हैं। तो ये इस तरह का इनपुट वहां से मिल रहा है कि आज कल में ये सूची जारी हो सकती है। जो महेंद्र भट्ट है उनकी एक नई टीम को जारी कर सकते हैं। तो उसकी पूरी, आपने अभी बताया, पूरा मंथन हो चुका है, पूरा होमवर्क दिल्ली में हो चुका है। सभी बड़े नेता और मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व के जितने भी लोग हैं वहां पर थे, उन्होंने सारी चीजें ये कर ली है। तो जब ये पूरा एक मंथन हो चुका है, पूरा होमवर्क हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आज शाम तक इसकी सूची जारी हो जानी चाहिए। इसके बाद फिर नंबर आएगा दायित्वधारियों का, जो दर्जाधारी मंत्री होते हैं, तो उनको बनाने की बात आएगी। उन पर भी मंथन हुआ है। अब उन पर ये इनपुट नहीं मिल रहा है कि पूरा मंथन हो चुका है या एक अलग से एक और बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन उन पर विचार विमर्श जरूर हुआ है। अगर उन पर भी विचार विमर्श पूरा हो गया होगा तो यहाँ भी कार्यकर्ता बहुत दिन से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सरकार है, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि सरकार हमारी है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एडजस्ट करने के लिए इस प्लान पर भी वहाँ चर्चा हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है अजीत। देखिए, क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं को ये नहीं लगेगा हमारी सरकार नहीं है, तब तक वो ऊर्जा का संचार आम लोगों के बीच में कैसे कर पाएंगे? क्या बाकी जितने भी लोग गए थे देहरादून से, उनकी वापसी हो गई है या वहीं पर है अभी?
क्योंकि देर रात तक वहाँ मीटिंग चलती रही और भोपाल से मुख्यमंत्री को मूव करने में भी समय लगा, तो ये सब लोग आज देहरादून पहुंचेंगे और आज देहरादून पहुंचने के बाद या तो वो सूची जारी हो जाएगी या पहुंचेंगे तो वहां से मीडिया पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी सूची जारी कर सकते हैं। क्योंकि पार्टी का एक जो मैकेनिज्म होता है किसी विधायक को कोई भी घोषणा करने का, तो वो उसी तरह से होगी, लेकिन आज उम्मीद काफी ज्यादा है। जी अजीत, इंतजार रहेगा उस लिस्ट का। देखते हैं संगठन को किस तरीके से मजबूती, किन कंधों पर जिम्मेदारी दी जाएगी, कहां से कौन कौन आएगा, ये देखना होगा। शुक्रिया अजीत जी तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। तो हरिद्वार से बड़ी खबर है, यहां 4 संतों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। अखाड़े के 4 संतों के खिलाफ कोर्ट ने NBW वारंट जारी किया है। जमीन बेचने और लाखों रुपए के गबन का इन पर आरोप है। फर्जी दस्तावेजों से निर्मल अखाड़े की जमीन बेचने का आरोप लगा है और निर्मल अखाड़े ने 4 संतों की DGP से शिकायत की थी, जिस पर अब इनके खिलाफ कोर्ट ने NBW जारी कर दिया है। जमीन बेचने, लाखों रुपए का गबन का इन 4 संतों पर आरोप लगा है। DGP से शिकायत की थी, इस पर कार्रवाई हुई है। नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है और ये अब मुश्किल होने वाला है। रोहित डिमरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित, किस तरीके से ये पूरा मामला प्रकाश में आया, जरा डिटेल में समझाइए। मैं बताऊं, निर्मल अखाड़े के कुछ संतों ने एक फर्जी अकाउंट खोला था, ये मामला आया। उसके बाद अखाड़े निर्मल के संतों ने उनको अखाड़े से निलंबित कर दिया और मामला पंकज थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया, जिस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर और चार्जशीट कोर्ट में दे दी, जिस मामले में कोर्ट ने उनके वारंट कर दिया और अभी चल रहे, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जी, लेकिन कैसे मामला है, क्योंकि पैसा सारा अखाड़े का था और अखाड़े ने ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तो कौन है ये 4 संत और इनके बारे में इतनी जालसाजी ये करते रहे, पता नहीं चल पाया? मैं बताना चाहूंगा, जिस समय खाते खुले गए थे उस समय अखाड़े में थे और फंसे थे। जब मामला अखाड़े को पता लगा, पैसा जो उनके भक्तों ने पैसा भेजे रखा था, जब उसकी जांच हुई तो इनको अखाड़े ने अखाड़े से बाहर निकाल इनको निलंबित कर दिया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। बिल्कुल रोहित, शुक्रिया। जो अखाड़े जो वर्तमान शुक्रिया रोहित जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी पहाड़ पर संकट खत्म नहीं हुआ है। आसमानी आफत के बाद अब आपदा का संकट भी उत्तराखंड पर मंडराने लगा है और प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन इसके बाद लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए आपदा के बाद भी चुनौतियां कम नहीं होती हैं। टिहरी की अगर आप बात कर लें तो प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू जारी है। NDRF, SDRF की टीमें लगातार लगी हैं। बिजली, पानी समेत जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं वो अब मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि जितने सोर्स थे वो तबाह हो गए। कहीं मलबे में तो कहीं पानी के सैलाब में काफी चीजें बह गई हैं। फौरी तौर पर लोगों की जिंदगी बचाना और दूसरे स्तर पर आता है कि जो लोग फंसे हैं उनको जीने के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध कराना। तीसरे स्तर पर होगा कितना नुकसान हुआ उनका आकलन और फिर जिम्मेदारी होती है प्रशासन की कि लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए, उनकी भरपाई की जाए नुकसान की। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और धीरे धीरे एक एक करके ये आगे बढ़ रहा है रेस्क्यू का ऑपरेशन। कई लोगों के अपने बिछड़ गए हैं, उनको तलाशा भी जा रहा है और दूसरे जो लोग परेशानी में हैं, पानी, खाना, तमाम चीजों से महरूम हैं, वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो देखिए, 19 अगस्त की रात देहरादून और टिहरी में आई भीषण आपदा के जख्म अभी भी हरे हैं। इस आपदा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन लापता 13 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। नुकसान का बात, पूरी खेती भी गिरफ्त सारे बच्चे छोटे छोटे रात को परेशान हो गए, गला बैठ गया, चिल्ला चिल्ला के बचाओ बचाओ बचाओ। देहरादून और टिहरी से लगे माल देवता इलाके के आसपास आई भीषण आपदा ने चारों ओर तबाही मचा दी। इस तबाही में कई गांव आपदा के जद में आ गए। जहां इस आपदा में लोगों ने अपनों को खोया, तो वहीं अभी भी मलबे में दबे 13 लोगों की तलाश जारी है। 2 घर पूरे बह चुके हैं। वहाँ पे लोगों के जमीन थी पूरी बह चुकी है। जो घर बहे हैं अभी भी वो गांव में स्कूलों में रह रहे हैं। खाने की व्यवस्था अभी तक पहुँची नहीं है, उनके लिए नहीं पहुँची है। तो ये कि गांव वाले जिनके पास अभी घर बचा है उनके साथ उनका खाने की व्यवस्था हम करवा रहे हैं। हमारा तो घर बहने वाले हैं, कुछ बह गया है। एक बैंक की बिल्डिंग थी वो बह गई और एक घर में पानी घुस गया, पूरा बंद हो गया। उसमें आपके कटाव लगा हुआ, उस पानी का कोई इंतजाम नहीं हो रहा। बहुत नुकसान हो गया हमारा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे गांव में ले जा रहे, गाय भैंस उंडे फंडे कर रहे, सब बग गए, बैंक बग गया हमारा।
इस आपदा में टिहरी जिले का तकरीबन 300 गांव जद में आए हैं, तो देहरादून जिले के भी कई गांवों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसका आकलन प्रशासन लगातार कर रहा है। जिला प्रशासन के लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पूरा मौका मुआयना किया जा रहा है, लेकिन अभी जो नदी की स्थिति है और जो बड़े बड़े पेड़ जो आप देख सकते हैं जो पुल पर अटके हुए हैं, वो बहुत तेज़ बारिश के साथ यहाँ पर आए थे। अभी भी अगर बात करें तो जो 8 लोग हैं वो टिहरी ज़िले के मिसिंग बताए जा रहे हैं और 5 लोग देहरादून ज़िले के हैं जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। कुल मिलाकर 13 लोग अभी भी इस भीषण आपदा में जो मलबा है उसमें दबे हुए हैं, जिनको निकालने का रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। इसके साथ ही जो है कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों में जूझ रहे हैं। उत्तराखंड को हर साल इसी तरह की आपदा के दंश झेलने पड़ते हैं। आपदा के बाद जिला प्रशासन भले ही पीड़ितों की मदद करने की बात करता हो, लेकिन कई लोग अपनों को इस भीषण आपदा में खो देते हैं, तो वहीं भारी नुकसान के जख्म लंबे समय तक लोगों के दिलों में रहते हैं। 3 दिन बाद भी जो आपदा के जख्म है वो टिहरी ज़िले में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के घरों में मलबा भी भरा हुआ है। कुछ लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उस मलबे को हटा सकें और कुछ ज़िला प्रशासन से भी लोगों की उम्मीद है कि वो भी कहीं ना कहीं कुछ जो मदद है वो उन्हें दे सकें। अभी लगातार हालात जस के तस हैं और अभी भी जो पानी का वेग है वो आपने देखा है कितना तीव्र है। लोग दहशत में हैं। हालांकि ज़िला प्रशासन की ओर से अभी पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत मिल सके। सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, टिहरी गढ़वाल। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में हर साल मानसून का सीजन लोगों को मुसीबत से दो चार कराता है। मुसीबत ऐसी कि पूरी जिंदगी भर ये गम भुलाए नहीं जा सकते, ऐसे निशान छोड़ जाता है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन ये पहली बार नहीं है। यहाँ पर हर साल आपदा की वजह से सैकड़ों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। उत्तराखंड आपदा के हिसाब से अति संवेदनशील प्रदेश है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा की कई घटनाएं हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बात 2013 केदारनाथ आपदा की हो या फिर रेड़ी गांव में आई आपदा की, हर साल बरसात के सीजन में ऐसी तबाही मचती है कि सैकड़ों लोग जान गंवा देते हैं। इस साल भी अब तक आपदा की वजह से 36 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें अगर इस मानसून की हम बात करें तो करीब 31 के करीब लोग मृत हैं और 13 लोग अभी विभिन्न आपदाओं में लापता हैं इस मानसून में। और अगर पीछे की बात करें तो पिछले साल के करीब 100 के करीब लोग हताहत हुए थे। और अगर पूरे साल की बात करें तो पिछले साल क्योंकि फरवरी में बड़ी आपदा रेनी की थी तो 200 के करीब 207 लोग उसमें थे। टोटल 300 के करीब लोग हैं। तो मानसून अवधि के जो लोग होंगे वो 100 के आसपास, 90-100 के करीब लोग उस समय के होंगे। साल 2021 की बात की जाए तो आपदा की वजह से कुल 303 लोगों की जान गई, जबकि 87 लोग घायल हुए। 61 लोग आज भी लापता सूची में दर्ज हैं। आपदा में 412 बड़े पशु और 740 छोटे पशु चपेट में आकर मारे गए। वहीं 2021 में 2436 कच्चे पक्के भवन, गौशाला और झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा। नहीं, देखिए, वाकई में क्योंकि वो डेंजरस जोन है। पिछली बार भी वहाँ पर आपदा आई थी लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार तो स्थिति इतनी भयावह है कि पूरी सड़कें ही साफ हो गई है। 10 मकान तो बह गए हैं, 8 मकान दब गए हैं। चीफ सेक्रेटरी से हमने बात की है और हमारी कोशिश की कि उनको वहाँ से विस्थापित करके अन्य जगह। उत्तराखंड में मानसून का सीजन हर साल आफत लेकर आता है। हर साल आपदा की वजह से सैकड़ों लोग काल के गाल में समा जाते हैं, तो वहीं सैकड़ों मकान भी तबाह हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपदा की वजह से मरने वाले मवेशियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि हर साल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से तबाही मचती है और लोग बेघर हो जाते हैं, जबकि कई लोग जान गंवा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब पिथौरागढ़ से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां नामिक इलाके के बेलजू गांव का पैदल पुल बह गया है। आपको बता दें, इसके बह जाने के बाद लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। कैसा संकट है ये आपके सामने। हालांकि हर साल हम ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं आपको, और पहाड़ पर रहने वाले जितने लोग हैं उनके लिए हर साल का ये टास्क हो गया है
फिलहाल एक और तस्वीर आई है इसी में जुड़ती हुई। देखिए, दो गांव के बीच कनेक्टिविटी, या ये फिर आमतौर पर ये सिंपल रास्ता होता है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो नदी नाले उफान पर होते हैं और रास्तों की हालत ऐसी हो जाती है। दो गांव के बीच बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है, आना जाना होता है और ऐसे में मजबूरी है इन रास्तों पर चलना। आगे बढ़ेंगे खबर की ओर। खबर है कान्हा की नगरी से। ठाकुर जी के मंदिर में बेशर्मी दिखाने वाला पुलिसकर्मी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। एबीपी गंगा की इस मुहिम ने बदतमीज पुलिसकर्मी को वहीं पहुंचाया जहां उसे होना चाहिए। मथुरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला से अभद्रता करने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो गया है। कई धाराओं में केस दर्ज हुआ और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान एक महिला के साथ इस पुलिसकर्मी ने अभद्रता की थी। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, वीडियो को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब जो ये पुलिसकर्मी है इस पर गाजगिरी है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, और न सिर्फ इसने बेशर्मी अभद्रता दिखाई, खाकी को भी बदनाम करने वाला, शर्मसार करने वाला इसका ये जो कारनामा था वो सामने आया और इसके बाद सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।